कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो कि हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो हम आज से सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस पहले एपिसोड में हम लोग महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम अलग अलग कई सारे भागों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चर या फिर टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे दोस्तों। तो आइए बिना कुछ समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को अर्थात हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से मेरे दोस्त हैं? वो है मेरे दोस्त भारतीय प्रागैतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री, उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, एंड उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो 3 भागों में बढ़ गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो मेरे दोस्त, ऐसे पीरियड जहां पर हमें कोई भी रिटन एविडेंस अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वह पीरियड, वह समय काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है अर्थात प्री हिस्ट्री कहलाता है। मेरे दोस्त, उसके बाद आएगा कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है सर, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्त, हिस्ट्री का वह काल या फिर वह पीरियड जहां पर हमें रिटन एविडेंसेस तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अभी भी डिसाइफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे एज एग्जांपल हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वर्तमान में इसका नाम बदलकर हम लोग मुख्यतः इसे क्या बोलते हैं? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। खैर, हम लोग डीप में जा रहे हैं, जाना भी आवश्यक है क्योंकि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोटो हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों के आता है, बिलोंग करता है मेरे दोस्त, वहां से हमें स्क्रिप्ट मिले हैं लेकिन येट अभी भी उन्हें डिसाइफर नहीं किया जा सका है, अर्थात उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए यह इतिहास के उस भाग में आते हैं जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से इतिहास के किस भाग से संबंधित है? तो आपको ध्यान देना होगा, यह आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। और तीसरा पीरियड कौन सा आता है मेरे दोस्त? वह आता है ऐतिहासिक काल से, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि ऐसे काल इतिहास के जहां पर हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं और उन्हें हमने बाकायदे पढ़ भी लिया है, डिसाइफर भी कर लिया है। जैसे आपका मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर जितने भी ऐसे काल हैं जहां पर हमें रिटन एविडेंसेस प्राप्त हैं, जिनके थ्रू हम उनके इतिहास को जानते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, वो आपके हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री से। तो मेरे दोस्त, प्री हिस्ट्री के भारतीय कॉन्सेप्ट में फादर कौन है, जनक कौन है? तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इनसे और जुड़ी हुई है कि यही रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में प्रथम पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था, अर्थात रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही 13 मई 1863 को पहली बार भारतीय संदर्भ में प्रथम पाषाणिक उपकरण अर्थात पत्थर के औजार की क्या की थी? प्राप्ति की थी। और कहां से की थी यह भी ध्यान रखिएगा। तो वह किया था तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से किया था? तमिलनाडु के पल्लवरम स्थान से किया था। और जो उपकरण, जो टूल्स उनको मिले थे स्टोन्स के, उस टूल की टाइप क्या थी? तो भैया वह था क्लीवर। क्या था? क्लीवर था। और यह उनको लैटेराइट स्तर से मिला था, लैटेराइट जमाव से मिला था। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि रॉबर्ट ब्रूस फूट हम लोगों के प्री हिस्ट्री के फादर हैं, अर्थात भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं। दूसरा प्रश्न क्या निकल कर आता है? यही रॉबर्ट फूट हैं जिन्होंने सबसे
पहले भारतीय संदर्भ में क्या किया था, पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। तो पूछ लिया जाता है कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कब किया था यह भी आता है, तो 13 मार्च 1863 को किया था। कहां पर इसकी प्राप्ति हुई थी, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण को कहां से प्राप्त किया गया था, तो पल्लवरम जो कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह उपकरण किस प्रकार का था, उसका टाइप क्या था, तो मेरे लाल वो था क्लीवर। और यह किस स्तर से मिला था, तो यह लैटेराइट जमाव से मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि आभूषण युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां हमें कहां से मिली हैं, तो ऐसे बरियल्स हमें कहां से प्राप्त हुए हैं जो कि आभूषण युक्त हैं, जिन पे हमें ज्वेलरी के भी हमको साक्ष्य या फिर एविडेंस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि वह मेसोलिथिक साइट का होना चाहिए, मध्य पाषाणिक संस्कृति का होना चाहिए। तो मेरे दोस्त वो था महदहा साइट। कौन सी साइट है, महदहा साइट है, जहां से हमें मध्य पाषाणिक काल के आभूषण युक्त समाधियां अर्थात बरियल्स के प्रमाण मिले हुए हैं। अब देखिए जो महदहा है, इससे हमें न केवल मध्य पाषाणिक आभूषण युक्त समाधियां बरियल्स मिली हैं, उनके अलावा भी कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या मिलता है उसके अलावा, तो 35 गर्त चूल्हों का प्रमाण भी हमें महदहा से देखने को मिलता है। कितने, 35। एंड इसके अलावा हमको स्तंभ गर्त मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्तंभ गर्त, अर्थात जो गाड़े गए हैं स्तंभ, उनके जो होल दिखाई देते हैं हमको, ऐसे स्तंभ होल अर्थात स्तंभ गर्त की चर्चा की गई है। और 13 कंकालों के भी प्रमाण यहाँ पर मिले। संख्या पूछ लिया गया है, ऐसे प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे कि बताइए महदहा से कितने कंकाल अवशेषों की प्राप्ति हमें हुई है, तो कुल 13 कंकाल अवशेषों की प्राप्ति महदहा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा महदहा से हमें युग्म समाधानों के भी प्रमाण मिलते हैं, कपल्स बरियल के युग्म समाधान के भी प्रमाण मिलते हैं वहां पे। तो आप लोग यह भी पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ठीक है ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो भारत के संदर्भ में यदि हम चावल के प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो यह प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। कहां से प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। और यह जो कोल्डिहवा आर्कियोलॉजिकल साइट है अर्थात पुरातात्विक स्थल है, यह प्रयागराज, जिसे हम लोग पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद कहते थे, तो इलाहाबाद के मेजा डिस्ट्रिक्ट के जो बेलन घाटी है, देवघाट वर्तमान में, तो बेलन घाटी के देवघाट में स्थित है। और इसका उत्खनन अर्थात क्या कहते हैं उसको, हम लोग उत्खनन को बताएं, जब जल्दी से बताएं, उत्खनन के लिए क्या बोलते हैं वर्ड, एक्सकेवेशन बोलते हैं, न कि डिगिंग। दोनों लोग, कई लोग यूज करते हैं डिगिंग शब्द, तो डिगिंग गलत है, एक्सकेवेशन होगा। तो कोल्डिहवा का उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल और GR शर्मा के द्वारा इनका उत्खनन किया गया है। कब किया गया, तो 1946 में अर्थात 1946 में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के मेजा डिस्ट्रिक्ट के जो बेलन वैली है, बेलन घाटी है, उसके देवघाट से प्राप्त हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोल्डिहवा के उत्खननकर्ता कौन है, तो बीबी लाल और GR शर्मा हैं। 1946 में इस साइट का एक्सकेवेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में मतलब अर्थात गंगा वैली में धान के उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण स्थल कौन सा है, अर्थात भारतीय संदर्भ में जो गंगा वैली है, कौन सा, गंगा घाटी है, उस गंगा घाटी में धान के उत्पादन का, राइस के प्रोडक्शन का कहां पर हमें प्रमाण मिला है प्राचीनतम, तो वह मिला है मेरे दोस्त कहां से, लहुरा देवा से। कहां से मिला है, लहुरा देवा से मिला है। और यह लहुरा देवा यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिला है, यह लहुरा देवा आर्कियोलॉजिकल साइट यहीं पर स्थित है। और यहां से हमें गंगा घाटी अर्थात गंगा वैली के चावल के अर्थात धान के उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ये बताइए कि जो मानव समाधान है, जो ह्यूमन्स बरियल हैं, ऐसा कौन सा साइट है कि वहां पर ह्यूमन्स बरियल के साथ साथ हमें एनिमल को भी बरीड करने का अर्थात दफनाने का प्रमाण मिलता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि मानव समाधानों के साथ पशुओं को दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं। तो मेरे दोस्त यह मिलता है जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको हम लोग बोलते हैं बुर्ज़हूम। क्या बोलते हैं? बुर्ज़हूम बोलते हैं। और इसी बुर्ज़हूम आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें किसकी प्राप्ति हुई है? तो ऐसे बरियल्स की प्राप्ति हुई है जहां पर साथ साथ में एनिमल्स को भी बरीड किया गया है, उन पशुओं के ओनर को, मालिकों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालिक जब मरता है, ओनर जब मरता है तो उसके जो प्रिय पशु थे उनको भी दफनाया गया है। ऐसे प्रमाण हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज़हूम आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। और बुर्ज़हूम की खोज किसने की थी यह भी महत्वपूर्ण है। तो पीटरसन ने किया था 1835 में। कब किया था? 1835 में पीटरसन के द्वारा बुर्ज़हूम जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ते देखिए, बुर्ज़हूम एक नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण काल की संस्कृति वाला यह क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है, यह भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, ब्लेड और ब्यूरिन, यह क्या है? ब्लेड और ब्यूरिन एक महत्वपूर्ण टूल्स हैं। क्या है? महत्वपूर्ण स्टोन टूल्स हैं जो कि किस काल के परिचायक हैं, अर्थात यह किस काल को डिफाइन करते हैं ब्लेड और ब्यूरिन। यदि हमने कहा कि आपको ब्लेड और ब्यूरिन रख दिया तो आप किस काल को डिनोट करेंगे, किस काल को बताएंगे कि यह इस काल की विशेषता है। तो मेरे दोस्त, यह जो ब्लेड एंड ब्यूरिन है यह उच्च पुरापाषाण, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक, क्या बोलते हैं? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है। तो उच्च पुरापाषाण काल में जो मानव थे, जो ह्यूमंस थे, ये स्टोन्स को काट करके क्या बनाते थे? ब्लेड एंड ब्यूरिन। तो इनका मुख्य उपकरण क्या था? मेन टूल क्या था? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, जिससे इनकी पहचान होती है इस पीरियड की। जो इनकी विशेषता है वो टूल्स हैं ब्लेड एंड ब्यूरिन। क्या है? ब्लेड एंड ब्यूरिन जो टूल्स है वह अपर पैलियोलिथिक काल अर्थात उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि हथनोरा में, हथनोरा एक क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो यह एक यहां पर मानव जीवाश्म मिला है, ह्यूमन फॉसिल मिला है। अब देखिए, यह जो ह्यूमन फॉसिल है यह पूर्व पाषाणिक काल का है और इसकी खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो ह्यूमन फॉसिल है जो कि हथनोरा से मिला है, यह जो जीवाश्म है मेरे दोस्त, यह जीवाश्म की खोज किसने किया था? तो इस जीवाश्म की खोज किया था किसने? भूगर्भवेत्ता थे, अर्थात भारतीय जो भूगर्भवेत्ता है अरुण सुनकिया। किसने? अरुण सुनकिया ने इस जीवाश्म की खोज की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नर्मद। इस जो जीवाश्म की खोज की थी उस जीवाश्म का नाम था होमो इरेक्टस। यदि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह बताइए जो जीवाश्म अरुण सुनकिया ने खोजा था यह जीवाश्म किस प्रकार का है, इसे किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? अर्थात ये ह्यूमन फॉसिल है, या तो निएंडरथल होगा या तो होमो हैबिलस, किसी न किसी टाइप का होगा। तो यह भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे यह होमो इरेक्टस किसका है भैया? होमो इरेक्टस जो टाइप है ह्यूमंस का वह इस प्रकार में इसे रखा गया है। तो यह भी बात ध्यान में रखेंगे। और देखिए, यह प्राप्ति कहाँ से हुई है, किस स्थान पर यह हथनोरा है? तो जो नर्मदा वैली है, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में जो नर्मदा वैली है वहां से इन्होंने इस ह्यूमन फॉसिल को क्या किया था? प्राप्त किया था। पॉइंट नंबर 1। और कब प्राप्त किया था? तो 5 दिसंबर 1982 को, अर्थात 5 दिसंबर 1982 को अरुण सुनकिया ने नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में प्राप्त किया था इसे। यह ह्यूमन की अर्थात मानव की किस जीवाश्म प्रकार से संबंधित है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह होमो इरेक्टस से संबंधित है। देखिए मेरे दोस्त, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं हर
एक पॉइंट आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यह बात क्लियर रखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट यदि आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में उससे प्रश्न आ जाएं और आप प्रश्नों को गलत करके चले आएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बताइएगा कि किस मानव प्रजाति के द्वारा समाधान की व्यवस्था प्रचलित की गई। अर्थात मानव का वह कौन सा प्रकार था जिसने बरियल्स की शुरुआत की, समाधान की शुरुआत की, अर्थात मृतकों को दफनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो मेरे लाल वह दोस्त कौन था? वह था होमो निएंडरथल। मानव प्रजाति में जो होमो निएंडरथल था, इसी प्रजाति ने सबसे पहले जो उनके मृतक हुआ करते थे उनको दफनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की, उनकी डेड बॉडी को एक बरियल्स का रूप देना शुरू किया। तो वो कौन सा फॉर्म है मानव का? वह है होमो निएंडरथल। अब देखिए जो निएंडरथल मानव है इसका नाम कैसे पड़ा? तो जर्मनी में एक स्थान है निएंडरथल वैली। क्या है स्थान का नाम? निएंडरथल वैली। वहीं से पाया गया था निएंडरथल का पहली बार जीवाश्म, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? निएंडरथल पड़ा। क्या पड़ा? निएंडरथल मानव पड़ा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जर्मनी के निएंडरथल वैली से इसकी प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसे हम लोग निएंडरथल मानव भी कहते हैं। और इसने किस चीज की शुरुआत की थी सबसे पहले? तो मृतकों को अर्थात डेड बॉडी को एक बरियल का फॉर्म देने के लिए इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा कि जो चौकोतियन गुफा है, जो चौकोतियन गुफा है, यहां से हमें मानव के किस प्रजाति का जीवाश्म पता चलता है? आप सभी जानते हैं चौकोतियन गुफा अपने लिए बहुत बड़ी फेमस गुफा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमें एक मानव प्रजाति के एक ह्यूमन टाइप का क्या मिलता है? फॉसिल मिलता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। वह कौन सा फॉसिल है भैया? तो वह है ह्यूमन टाइप का होमो इरेक्टस। क्या है? होमो इरेक्टस। कभी कभी इसे एक और नाम मिलता है होमो इरेक्टस पेकिंसन। क्या बोलते हैं उसको? होमो इरेक्टस पेकिंसन बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है उसको, तो वह नाम होगा पेकिंग मानव। पूछ जाता है पेकिंग मानव का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो मेरे दोस्त पेकिंग मानव अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस पेकिंसन या फिर होमो इरेक्टस, इसका प्रमाण कहां से मिला है? चौकोतियन गुफा से मिला है। अगली चीज, जो चौकोतियन गुफा है यह स्थित कहां पर है, कहां पर सिचुएटेड है? तो यह चीन के बीजिंग में स्थित है। कहां पर स्थित है? चीन के जो बीजिंग शहर है वहां पर यह चौकोतियन गुफा स्थित है, केव स्थित है। और इस केव में लाइम का अर्थात चूने का भराव हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि जो चौकोटियन गुफा है यहाँ पर किस चीज की भराव हमें देखने को मिलती है? हमें लाइम अर्थात चूने का भराव देखने को मिलता है। और यहाँ से जिस प्रकार के हमको उपकरण अर्थात टूल्स की प्राप्ति हुई है, वो टूल्स में मुख्यतः चॉपर और चॉपिंग मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? चॉपर और चॉपिंग टूल्स की प्राप्ति यहीं से हुई है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मत भी है कि यही ऐसा महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है, जहां से हमें कंट्रोल्ड फायर अर्थात जो नियंत्रित आग का प्रमाण मिलता है वो भी हमें यहीं अर्थात चौकोटियन गुफा से ही मिलता है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र निधियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो भारत में जो ताम्र निधियों की प्राप्ति, आप सभी जानते हैं कि ताम्र निधियों का एक ऐसा फेज रहा जहां पर शुद्ध तांबे के कई सारे उपकरण एक बहुतायत मात्रा में, जिसको खजाने के रूप में भी लोग बोलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ऐसी ताम्र निधियों की सबसे अधिक मात्रा में जो प्राप्ति हुई है वह हुई है गुंगेरिया। गुंगेरिया आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें ताम्र निधियों के प्रमाण सर्वाधिक मात्रा में मिले। और यहां से हमें कुल 424 के आसपास ताम्र निधि उपकरण टूल्स के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर सबसे अधिक ताम्र निधियों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं, तो वह है गुंगेरिया आर्कियोलॉजिकल साइट। और आज के इस सेशन के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं, वह है कि लॉरेल लीफ पॉइंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉरेल लीफ पॉइंट का संबंध किस कल्चर अर्थात किस संस्कृति से है?
तो ध्यान रखेंगे जो लॉरेल लीफ पॉइंट है वह संबंध है सालुत्रियन कल्चर से, सालुत्रियन संस्कृति से। इस संस्कृति की विशेषता यह थी कि इस जो सालुत्रियन कल्चर था, जो सालुत्रियन संस्कृति थी, यहाँ पर पत्ती के आकार के बेधक बनाए जाते थे, जिसको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। बेधक पॉइंट्स, जो यदि आप लोग स्टोन टूल्स का टाइप पढ़ा होगा तो उसमें चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, पॉइंट्स, टेंस्ड पॉइंट्स कई सारे आते हैं, स्क्रैपर आते हैं, तो उन्हीं में से एक है पॉइंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेधक। और यह जो सालुत्रियन कल्चर था, इसमें जो पॉइंट्स बनाए जाते थे, जो बेधक बनाए जाते थे, वो एक पत्ती की आकृति के होते थे। इसीलिए इन आकार के कारण कि इनकी आकार पत्तियों की तरह होते हैं, इनको बोला गया लॉरेल लीफ पॉइंट। तो किस कल्चर के जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त? यह टूल्स यह सालुत्रियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉरेल लीफ पॉइंट का संबंध या फिर रिलेशन किस कल्चर से है? सालुत्रियन कल्चर से है। तो दोस्तों कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में अर्थात मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड के काल में जो पशुपालन है दोस्तों, इस पशुपालन का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? दोस्तों प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में, अर्थात हमारा जो पाषाण काल है 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण है, जिसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, उसमें उसके पशुपालन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो वह मिलता है हमें आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है, जिसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उसका उत्खनन किया था आरवी जोशी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से मिला था, जिसका उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? बाई आरवी जोशी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है सोहन संस्कृति का, सोहन कल्चर का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह सोहन कल्चर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था दोस्तों? यह सोहन कल्चर डिस्कवर किया गया था डीएन वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? डीएन वाडिया के द्वारा। 1928 में डीएन वाडिया ने क्या किया था कि जो सोहन घाटी का क्षेत्र है, इन्होंने इसे काफी परिष्कृत रूप में इसकी खोजबीन की थी, वहां पर क्या किया था? सर्वेक्षण इत्यादि किया था। इसीलिए दोस्तों जो सोहन संस्कृति के जो डीएन वाडिया है, इनको सोहन घाटी का पितामह कहकर भी संबोधित करते हैं। आपको यह जानकारी भी जाननी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि भैया सोहन संस्कृति पाषाण काल के किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो आपको जानना चाहिए जो सोहन संस्कृति है यह निम्न पूरा पाषाण संस्कृति है, अर्थात जो आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड होता है, यह लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का एक कल्चर है। आप लोग जानते हैं पैलियोलिथिक को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, जिसको हम लोग हिंदी में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। और यह जो सोहन संस्कृति है वह उनमें निम्न पूरा पाषाण काल को इंगित करती है, अर्थात लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। दोस्तों आपको यह चीजें भी ध्यान में रखते हुए चलनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, शिलाश्रय के दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं? केव। तो ऐसा विंध्य क्षेत्र का कौन सा शिलाश्रय है? केव है, जहां से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, अर्थात जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं, बोन्स वगैरह हैं, हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिले दोस्तों। और वह क्षेत्र भी देखिए, क्षेत्र विशेष का भी ध्यान देना है। क्षेत्र विशेष क्या है दोस्तों? विंध्यन रीजन है। तो विंध्यन रीजन में ऐसा कौन सा केव है जहां से ह्यूमन फॉसिल्स की मात्रा हमको सबसे ज्यादा मिले दोस्तों? तो वह केव है लेखिया। कौन सा केव है? लेखिया केव है, जहां से हमें दोस्तों मानव जीवाश्म या फिर मानव कंकाल की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में मिली है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सबसे पहला हुआ? आप सभी जानते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के नियोलिथिक पीरियड में हमें काफी ऊंचे ऊंचे राख के टीले मिलते हैं, जिसको हम लोग एस माउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस माउंड मिलते हैं, जो कि विद्वानों का मानना है कि यह पशुओं के गोबर इत्यादि के ढेर हुआ करते थे, जिन्हें जला दिया गया था बाद के समय काल में। यह एस माउंड के रूप में जमे हैं, अर्थात राख के टीलों के रूप में जमे हैं। तो प्रश्न यही है कि यह जो राख के टीले हैं, एस माउंड है दोस्तों, ऐसा कौन सा राख का टीला है जिस पुरास्थल का सबसे पहला उत्खनन किया गया? दोस्तों वह है कुपगल। कुपगल एक ऐसी साइट है जहां पर राख का टीला मिला था पहली बार, और इसे पहले रूप में एक्सकेवेट किया गया था। तो ध्यान रखना है, राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किस पुरास्थल का हुआ था?
कौन से साइट के बाद दोस्तों, तो वह है कुपगल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में प्राप्त 2001 में अस्वीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति कहां हुई है। आप लोग जानते हैं कि समय दर समय हम लोगों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई मानव जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है, चाहे वह शिवालिक क्षेत्र हो, पोतवार का घाटी का क्षेत्र हो, वहां पर रामा पिथकस, हनुमाना पिथकस, ब्रह्मा पिथकस, शिवा पिथकस वगैरह की जहां की प्राप्ति हो, या फिर हम लोग हथनौरा की बात कर लें जहां पर हमें नर्मेडेंसिस अर्थात क्या कहते हैं पशुओं के फॉसिल्स मिले हैं, साथ में हमें मानव जीवाश्म के अवशेष मिले हैं अरुण सोनकिया जी के द्वारा, या फिर हम बात कर लें आपके इस तमिलनाडु के तिल्लुर जो जिला है वहां के औदय स्थान की। तो दोस्तों जो केरल विश्वविद्यालय है, केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी राजेंद्रन को विल्लुपुरम तमिलनाडु के पास में एक मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई थी, जो कि 2001 में इनको प्राप्त हुआ था। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अस्वीकृत मानव शिशु का प्रमाण हमें कहां से मिला है, तो ये औदय से मिला है जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो पी राजेंद्रन ने किया है। आपको यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सांभर के खुर का निशान किस मध्य पाषाणिक स्थल से मिला है। सांभर एक महत्वपूर्ण प्रकार का पशु है, तो आपको प्रश्न क्या है दोस्तों कि इस पशु के जो खुर का निशान है दोस्तों, यह किस मध्य पाषाणिक स्थल अर्थात मेसोलिथिक साइट से मिला है दोस्तों। तो यह जो सांभर है यह मिला कहाँ से है दोस्तों, तो यह मिला है बाघोर से। आप लोग बाघोर का नाम सुना होगा, तो बाघोर की जो द्वितीय स्तर है, बाघोर के सेकेंड स्तर से दोस्तों, बाघोर सेकेंड के अर्थात मध्य जो मेसोलिथिक साइट है, जो मध्य पाषाणिक साइट है दोस्तों, वहां से क्या मिला है, सांभर के खुर के निशान मिले हैं। तो आपको प्रश्न या तो खुर के निशान पूछेगा या फिर पूछ सकता है कि सांभर के चलने का निशान कहां से मिला है, या फिर सांभर से संबंधित हमको संकेत कहां पर मिलते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है बाघोर सेकेंड से मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त कि बाटा डोम्बालेन गुफा से किस प्रकार के मानव जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। बाटा डोम्बालेन केव है एक, जहां से हमको एक ह्यूमन फॉसिल मिला है और पूछा गया है कि यह ह्यूमन फॉसिल किस प्रकार का है। दोस्तों यह जो आधुनिक मानव है अर्थात होमो सेपियंस है, यह उनके पुरावशेष हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बाटा डोम्बालेन गुफा है यह स्थित कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि यह जो गुफा है, यह जो केव है, यह श्रीलंका की गुफा है और इस गुफा से हमें आधुनिक मानव के पुरावशेष अर्थात फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न बड़ा मजेदार है। एक स्टेटमेंट है कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है दोस्तों। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट या फिर कथन से प्रश्न आते हैं, और कथन क्या है कि मानव क्या है, औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है, तो यह कथन है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। क्या कथन है कि मानव औजार बनाने वाला प्राणी था। अगला क्वेश्चन है कि प्राक इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्री हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। तो प्राक इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री कह लें, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह किया गया था सबसे पहले डैनियल विल्सन के द्वारा 1851 में। जी हाँ दोस्तों, 1851 के सन में डैनियल विल्सन ने पहली बार प्राक इतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि मानव की वह प्रजाति जिसने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए वह कौन से थे। आप सभी जानते हैं कि मानव की विभिन्न प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर समय दर समय विकसित हुई, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, होमो हैबिलस हो, होमो सेपियंस हो, होमो हाइडेलबर्गेंसिस हो, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनियस हो, कई सारे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि वह कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहली बार स्टोन टूल्स बनाए। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए वह प्रजाति थी होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के जहां से फॉसिल्स मिले दोस्तों, जहां से जीवाश्म मिले हैं, वहीं से हमें स्टोन टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं और उनके बनाए जाने के भी संकेत मिले, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है, यह कंक्लूजन निकाला गया है कि वह मानव प्रकार कौन था जिसने सबसे पहली बार पत्थर के औजार बनाए थे,
स्टोन टूल्स बनाए दोस्तों, तो वह थे होमो हैबिलस। तो आपको यह चीजें ध्यान में रखनी है। और आज के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलें कि वह कौन सा निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है अर्थात लोअर पैलियोलिथिक वाला साइट है जिसकी तिथि प्राचीनतम ज्ञात की गई है अर्थात ओल्डेस्ट डेट। कौन सा ऐसा ओल्डेस्ट साइट है लोअर पैलियोलिथिक का जिसे भारत में सबसे प्राचीनतम तिथि के रूप में ज्ञात किया गया है दोस्तों? तो बोरी एक साइट है जहां की ज्वालामुखी राख से वहां का क्या निकाला गया है, काल मापा गया है, वहां पर चीजों को तिथि ज्ञात की गई है, जो तिथि निकली है 13 लाख ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे प्राचीनतम तिथि वाला भारतीय निम्न पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वह स्थल है बोरी। और इसका तिथि कितना ज्ञात किया गया दोस्तों, तो वह किया गया है 13 लाख ईसा पूर्व। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा ऐसा सैंधव पुरा स्थल है अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जहां पर झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। एक कल्चर है वहां पर जो विकसित हुआ था उसके पुरास्थल पर जिसका नाम है झूकर झाकर संस्कृति। दोस्तों वह विकसित हुआ था किस पुरास्थल पर, तो वह आर्कियोलॉजिकल साइट थी दोस्तों चनहुदड़ो। कौन सा था आर्कियोलॉजिकल साइट जी दोस्तों? चनहुदड़ो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। और आपको जानना चाहिए कि चनहुदड़ो को किस अन्य नाम से जानते दोस्तों, तो यहाँ पर बीड़ बनाने की अर्थात मनके बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में होना चाहिए चनहुदड़ो में हम किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो बीड़ बनाने अर्थात मनके बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि मनके बनाने का प्रमाण या मनके की फैक्ट्री का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से मिलता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों वह मिलता है चनहुदड़ो से। आगे चलते हैं अगले जो टॉपिक, देखिए अगला प्रश्न एक टॉपिक से है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से। आप लोगों से मैक्सिमम सुनते होंगे, पूछा जाता होगा कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। चारों दिशाओं के जो स्थल हैं आपसे पूछे जाते हैं, या फिर वह स्थल किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, या फिर किस नदी के किनारे स्थित हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले भैया जो सर्वाधिक उत्तर दिशा में स्थित है अर्थात नॉर्दर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है दोस्तों, तो वह साइट है मांडा। कौन सी साइट है दोस्तों? मांडा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल माना जाता है। और यह मांडा स्थित कहाँ पर दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के अखनूर नामक स्थान में स्थित है। कौन सा? यह मांडा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यह किस नदी के किनारे दोस्तों है, तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है यह पुरास्थल। तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो वह मांडा है। और किस नदी के किनारे है, तो यह चिनाब नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं भैया कि सबसे दक्षिणी स्थित दिशा में स्थित अर्थात साउदर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों वह है दायमाबाद। क्या है दोस्तों? दायमाबाद। और यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, तो यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। नदियों के नाम पूछे जाते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि प्राचीन समय में जो भी महत्वपूर्ण संस्कृतियां या फिर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सभी की सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। इसीलिए आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों नदियों के नाम भी पूछते हैं संबंधित संस्कृति के। जैसे वर्तमान में मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि हम लोगों को पता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों बोलते हैं भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता, कि सिंधु नदी के किनारे मिलते हैं इसके प्रमाण और हमें सरस्वती नदी के किनारे प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए इसको वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे है ना, तो ऐसे ही चीजें आप जितने भी कल्चर पढ़ेंगे आपको या फिर जितने भी सिविलाइजेशन के बारे में
पढ़ेंगे सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं, क्योंकि पहले जो सोर्स ऑफ वाटर था, पानी का जो स्रोत था दोस्तों, वह नदियां हुआ करती थी। तो किसी राज्य के बसाव के लिए या फिर मानव जनसमूह के बसाव के लिए क्या होता था, यह काफी ज्यादा उपयुक्त होता था। इसलिए दोस्तों हर एक में नदी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि सर्वाधिक पूर्व दिशा में स्थित वह पुरास्थल कौन सा है दोस्तों, तो सिंधु घाटी का सबसे जो पूर्वी पुरास्थल है वह है आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो वह नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, हिंडन नदी। और वहीं पर बात करें कि सबसे पश्चिमी दिशा में कौन सा स्थित है दोस्तों, द मोस्ट वेस्टर्न आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज सुतकांगेडोर। कौन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सुतकांगेडोर के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थान कहाँ पर दोस्तों, तो यह बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर यह सुतकांगेडोर स्थित है। और यह आर्कियोलॉजिकल साइट दास्क नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो बलूचिस्तान की एक दास्क नदी है दोस्तों, और इस दास्क नदी में ही यह सुतकांगेडोर साइट स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह प्रश्न बड़ा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा अर्थात आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है। क्या होता है, Fe। इस लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के अलावा उनको सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सभी चीजों धातुओं का ज्ञान था दोस्तों, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। उनको मिश्र धातु बनाने की भी कला आती थी, अर्थात उनको अलॉइंग का भी ज्ञान था। अर्थात वो क्या करते थे दोस्तों कि दो धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते थे, और वह मिश्र धातु उन्होंने क्या बनाया था, कांस्य को बनाया था। किसको बनाया था, कांस्य को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्तमान में ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का माना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अधिकांश उपकरण या फिर धातु का, जिस धातु का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है दोस्तों, वह हुआ है कांस्य का। किसका हुआ है, ब्रॉन्ज का हुआ है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको यह भी चीजें ध्यान रखनी है। और कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का नहीं था। आगे चलते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें एक पशुपति की मुहर मिली है। आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि पशुपति की मुहर कहां से प्राप्त हुई है। तो मेरे दोस्त यह कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टिला। क्या होता है, मृतकों का टिला, और जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट्स ऑफ द डेड। खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने 1992 में। ठीक है, तो पशुपति की मुहर जो मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों, इसमें अंकित पशु किसने, देखिए प्रश्न, यह वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगता बड़ा सिंपल है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि भैया इस मुहर में कुल अंकित जितने पशु हैं उनकी संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन निकलता है। दूसरा प्रश्न निकल सकता है कि जितने पशु संख्या पता होगी आपको, तो कुल कितने प्रकार के पशु हैं उसमें, कौन उन जो मुहर में जो अंकित पशुपति हैं, कौन उनके दाईं ओर स्थित है पशु और कौन उनके बाईं ओर स्थित है पशु। ये इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा तो। जैसे कौन कौन से पशु हैं, आगे उनकी गिनती कर लेते हैं। व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी और हिरण। कितने पशु हैं दोस्तों, कितने हैं बताइए भाई। तो व्याघ्र है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है। तो कुल 5 प्रकार के पशु हमको दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के पशु दिखाई देते हैं, 5 प्रकार के। देखिए मैंने बोला क्या कि प्रकार, पशुओं के प्रकार 5 हैं। यदि यहीं पर मैं बोल दूं संख्या, तो संख्या में आप लोगों को लगेगा कि भैया 5 के नाम बताए 5 ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यह जो चारों हैं, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, इनकी संख्या एक एक दर्शाई गई है। वहीं पर जो हिरण है, 2 हिरण का अंकन किया गया है। तो कुल मिलाकर पशुओं की कुल संख्या कितनी है,
6 है। पूछा गया है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति में कुल जानवरों या फिर पशुओं की संख्या कितनी है? 6 है। पशुओं के प्रकार कितने हैं? तो 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार के पशु दिखाए थे जिनके नाम आपके ये हैं। अब प्रश्न पूछ लेता है कौन दाएं हैं कौन बाएं हैं। दोस्तों जो व्याघ्र और जो हाथी है यह पशुपति की मुहर के दाईं ओर अंकित हैं। वहीं पर जो गैंडा और भैंसा है यह क्या है? बाईं ओर स्थित है। वहीं पर 2 हिरण उछलते हुए दिखाई गए हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ इसका कोई निश्चित कारण कोई भी विद्वान नहीं बता पाते हैं, जिसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या किया है? मत अपना दिया है, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश एक विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। और इस मत को, इस सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों? तो वह दिया था गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड के द्वारा दोस्तों विदेशी आक्रमण का सिद्धांत दिया गया था। वहीं पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। और वो कौन से ऐसे विद्वान हैं दोस्तों? तो वह हैं ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन को क्या मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ वह जलवायु परिवर्तन की देन है। वहीं पर बहुत फेमस है कि आर्य आक्रमण थ्योरी, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को आर्य आक्रमण का परिणाम मानते हैं? तो वह हैं दोस्तों आपके मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर किसके समर्थक हैं? आर्य आक्रमण के समर्थक हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आपको फैक्ट्स ध्यान में रखने होंगे, चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। यदि आप समझ पा रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं कि यूनानी कपास को किस नाम से जानते थे? देखिए भारत में पहले कपास को जो यूनानी लोग जानते थे वो किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन, देखिए सिंडन क्यों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही पहली बार कपास का उत्पादन प्रकाश में आया था, उसकी खेती प्रकाश में आई थी। तो सिंधु को वो इंडू कहते थे, इसीलिए इसको सिंडन नाम बाद में पड़ा। तो सिंडन किस लिए जाना जाता है? कपास को। कौन लोग कहते थे? यूनानी लोग कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि परवर्ती हड़प्पा काल के पूरा सामग्रियों के साथ पीजीडब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा परवर्ती हड़प्पा काल का पूरा स्थल है जहां पर हमें वहां के रिमेन्स के साथ साथ पीजीडब्ल्यू का भी साक्ष्य मिला है, अर्थात पेंटेड ग्रेवियर का भी साक्ष्य मिला है? तो वह आर्कियोलॉजिकल साइट है भगवानपुरा। जी हां दोस्तों, भगवानपुरा आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें परवर्ती हड़प्पा काल के साथ साथ पीजीडब्ल्यू के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जो 3 विभिन्न भागों में विभाजित है। दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो पुरा स्थल हैं वह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं। एक ऊंचा शहर है, मतलब जिसमें सज्जन लोगों का, जिसमें वरिष्ठ लोगों का क्या होता था? निवास होता था। और एक निम्न वर्ग होता था, एक उच्च वर्ग का स्थान, एक निम्न वर्ग का स्थान। लेकिन एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था जिसके स्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक वर्ग उच्च वर्ग निवास करता था, एक मध्य वर्ग निवास करता था और एक निम्न वर्ग निवास करता था। और वह पूरा स्थल था दोस्तों धौलावीरा। कौन सा स्थल था? धौलावीरा। और धौलावीरा का मतलब होता है, धौला का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, इसका मतलब होता है धौलावीरा मतलब सफेद कुआं। एक प्रश्न और पूछता है कि धौलावीरा से संबंधित नदियों के नाम बताइए। तो संबंधित नदी कौन है? मनहर और मनसर। मनहर और मनसर नदियां किस पुरा स्थल के पास से गुजरती थी? तो वह थी धौलावीरा। एक और जानना चाहिए 2 चीजें आपको कि लिखित, सबसे बड़ी लिखित लिपि की जो पट्टिका मिली है दोस्तों वह भी आपकी इसी धौलावीरा से मिली है। और यहीं से हमें वाटर रिजर्वायर का भी प्रमाण मिलता है। तो आपको यह भी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्मित समाधान का प्रमाण मिला है, अर्थात कपल्स बरियल्स का प्रमाण मिला है? दोस्तों वह मिला है लोथल से और कालीबंगा से। कहां से मिला है?
लोथल से मिला है और कालीबंगा से मिला है। लोथल से हमें 3 युग्मित समाधानों के पता चलते हैं और कालीबंगा से हमें 1 युग्मित समाधान का प्रमाण का पता चलता है। तो कौन कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां से युग्मित समाधान मिला है दोस्तों? तो लोथल और कालीबंगा। लोथल से 3, कालीबंगा से 1। कालीबंगा को हम लोग काली चूड़ियों से भी संबंधित करते हैं उसके नाम के आधार पर, ब्लैक बैंगल्स होता है उसका मतलब। अगला और आज का लास्ट का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहां से चांदी का मुकुट और गर्त निवास का प्रमाण मिला है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस प्रश्न है। तो जो चांदी का मुकुट मिला है दोस्तों वह हड़प्पा वाला पुरास्थल है कुणाल। क्या है? कुणाल, जो कि हरियाणा में स्थित यह पुरास्थल है और इसकी खोज जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने 1974 में किया था। तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेरे दोस्त कि जो चांदी का मुकुट और गर्त निवास का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिला है? तो यह मिला है कुणाल से, जो कि हड़प्पा के हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। समाधि एच, जो सेमेंट्री एच बोलते हैं, इसका संबंध किस सैंधव पुरास्थल से है? अर्थात किस सैंधव, जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वह कौन सा आपका हड़प्पन साइट दोस्तों जहां से सेमेंट्री एच या फिर कह लें समाधि एच का संबंध है दोस्तों? वह पुरास्थल है हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा पुरास्थल से हमें सेमेंट्री एच का प्रमाण मिलता है, अर्थात समाधि एच की जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये जो समाधि एच है, सेमेंट्री एच है, इसको खोजा गया था 1934 में। किसके द्वारा दोस्तों? तो माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, माधो स्वरूप वत्स ने 1934 में हड़प्पा पुरास्थल पे किसकी खोज की थी? समाधि एच की, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमेंट्री एच की। इन्होंने ही दोस्तों बाद में, अर्थात माधो स्वरूप वत्स ने ही बाद में इस सेमेंट्री एच का उत्खनन भी किया था, एक्सकेवेशन भी किया था। तो आपको यह सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा में स्थित है। खोजा किसने था? तो माधो स्वरूप वत्स ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1934 में खोजा था। और किसने एक्सकेवेशन किया था, इसका उत्खनन किसने किया था? तो इन्हीं ने, माधो स्वरूप वत्स जी ने उत्खनन किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों कि गरुड़ की आकृति वाली सेल खड़ी की एक मुहर जो है दोस्तों, यह किस सैंधव पुरास्थल से मिली है? दोस्तों आप सभी जानते हैं मुहरों की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष देन मानी जाती है। और खासकर वह मुहरें किस चीज की बनी होती हैं, यह भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों को मुख्यतः किस पदार्थ से या किस वस्तु से बनाया जाता था? दोस्तों उसको बोलते हैं सेल खड़ी। क्या बोलते हैं? सेल खड़ी। दोस्तों एक सेल खड़ी की ऐसी मुहर प्राप्त है जो कि किस आकृति की है? गरुड़ आकृति की है। गरुड़ आकृति होने के कारण यह थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, इसीलिए इससे प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। तो यह गरुड़ आकृति वाली सेल खड़ी की मुहर कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? यह नाल संस्कृति है। नाल एक पुरास्थल भी है दोस्तों, इस नाल पुरास्थल से प्राप्त होता है। और यह नाल पुरास्थल 1925 to 1926 के बीच में एच हरग्रिप्स ने क्या किया था? खोजा था, इसे उत्खनित किया था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां से हमें मिली है गरुड़ आकृति वाली सेल खड़ी की मुहर? वह नाल पुरास्थल से मिली है, जिसे खोजा एवं उत्खनन किसने किया था? एच हरग्रिप्स ने। कब किया था? तो 1925 to 1926 के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सैंधव सभ्यता के वे पुरास्थल जहां से हमें पांडुरंग के मृदभांड, पांडुरंग के मृदभांड को इंग्लिश में बोलते हैं बफवेयर। क्या बोलते हैं? बफवेयर। दोस्तों ऐसा कौन सा सैंधव स्थल वाला पुरास्थल है जहां से हमें पांडुरंग के मृदभांड अर्थात बफवेयर की प्राप्ति होती है? दोस्तों वह पुरास्थल हैं आपके क्वेटा, कुल्ली और आमरी और नाल। आमरी, नाल, क्वेटा, कुल्ली जो है दोस्तों, यहाँ से हमें पांडुरंग के मृदभांड अर्थात बफवेयर की प्राप्ति होती है। इसी कारण दोस्तों इस जो पुरास्थल हैं इनको एक संस्कृति के रूप में जानते हैं, जिसको नाम दिया गया है पांडु मृदभांड संस्कृति अर्थात बफवेयर कल्चर भी कहते हैं। तो आपको यदि कल्चर करके डिनोट करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो मृदभांड थे, ये तो एक प्रकार के पात्र थे, कल्चर कैसे हो गए? दोस्तों इन विशेष प्रकार के मृदभांडों के पाए जाने के कारण वह कौन सा मृदभांड है? पांडुरंग मृदभांड अर्थात बफवेयर है। उस संस्कृति का, उस स्थलों को एक संस्कृति का नाम दे दिया गया, जिसे नाम दिया गया पांडुरंग मृदभांड संस्कृति। और इस संस्कृति के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? तो क्वेटा से, कुल्ली से और आमरी और नाल से मिलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि सैंधव सभ्यता के
सोथी संस्कृति के प्रमाण हमको मिलते हैं। आप लोगों को पता है सैंधव सभ्यता का एक पुरास्थल है जहां से हमें किस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, सोथी संस्कृति के। तो कौन सा ऐसा पुरास्थल है दोस्तों जहां से हमें सोथी कल्चर का, सोथी क्या कहते हैं, संस्कृति के प्रमाण का पता चलता है दोस्तों? तो वह साइट है आपका हड़प्पन साइट कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो प्री हड़प्पन फेज है अर्थात प्राक हड़प्पा चरण है दोस्तों, वहां से हमें किसकी प्राप्ति होती है, सोथी कल्चर की प्राप्ति होती है। आप सभी को पता होना चाहिए हड़प्पा को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। तो दोस्तों 3, कभी कभी 4 में भी बांट लेते हैं लोग, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। तो ऐसे बांटा जाता है। तो इसमें जो प्राक हड़प्पा का चरण है दोस्तों, वहां के जो कालीबंगा का जो प्राक हड़प्पा चरण है वहां से हमें क्या, किसकी संस्कृति की जानकारी मिलती है, सोथी कल्चर की, सोथी संस्कृति की जानकारी मिलती है। सोथी कल्चर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं कि भैया सोथी संस्कृति कहां पर स्थित है, कैसे संबंधित है। तो भैया यह राजस्थान के घग्गर और जो चौतंग नदी का मैदानी इलाका है, यह वहां पर विकसित संस्कृति है। कहां पर, तो राजस्थान का जो घग्गर और चौतंग नदी का मैदानी क्षेत्र है वहां पर यह सोथी कल्चर विकसित हुई। और इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों, तो उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने। किसने किया था दोस्तों, अमलानंद घोष ने इसका एक्सकवेशन किया था, उत्खनन किया था। और खोजा किसने था इसको, तो वह खोजे थे ल्यूगी पियो टेस्टोरी। नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है, खासकर उत्खनन करता पूछता है, लेकिन यदि आपसे खोज करता पूछ दे तो भी आपको ध्यान रखना है कि ल्यूगी पियो टेस्टोरी कौन थे, तो वह थे दोस्तों सोथी कल्चर के अर्थात सोथी संस्कृति के क्या थे, खोज करता थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहकर किसने कहा, संबोधित किया। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, आप सभी जानते हैं भारत में 2 नगरीय क्रांति के हमें प्रमाण मिलते हैं। एक मिलता है प्रथम नगरीय क्रांति, दूसरा कब मिलता है यह आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रमाण हमें कब दिखाई देते हैं। भारत के वह कौन सा ऐसा काल समय है जब हमें द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण दिखाई देते हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरीय क्रांति कहकर किसने संबोधित किया था, तो किया था दोस्तों गार्डन चाइल्ड ने। जी हाँ दोस्तों, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति अर्थात फर्स्ट अर्बनाइजेशन रिवॉल्यूशन कहके संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि प्रथम प्रकाश में जो पुरास्थल आया था और जो प्रथम प्रकाशित पुरास्थल उत्खनित किया गया था दोस्तों वह था हड़प्पा, और इसी हड़प्पा के कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि भैया जो हड़प्पा का टीला था इसे सबसे पहले किसने खोजा था, या फिर इसका उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। हालांकि यह 1921 के पास में जाकर यह उत्खनित हुआ, एक्सकेवेट हुआ, लेकिन इससे पहले ही इसकी जानकारी हमें दे दी गई थी किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में अर्थात 1826 में। तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में सबसे पहली बार हड़प्पीय टीले का जो हड़प्पा का माउंड था उसका क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा टीले का उल्लेख करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। और किस वर्ष किया था यह भी एग्जाम में आता है, तो यह किया था 1826 में। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी फेमस पुस्तक है, आपने यदि यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा टीजीटी पीजीटी का, तो यह प्रश्न पूछ लेता है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया बुक के राइटर कौन है, अर्थात पुस्तक के लेखक कौन है। बुक का नाम क्या है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं, राइटर हैं W.A. फेयर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, फेयर सर्विस ने ही इंडिया के कल्चर के ऊपर क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखा था जिसको नाम दिया था द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले वह व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों, सर जॉन मार्शल थे। 1921 में जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हो रहा था तो हड़प्पन एक्सकेवेशन के निर्देशक कौन थे, यही सर जॉन मार्शल
थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया गया था और उन्हीं ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान देना है, वह उस समय ASI के अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, वह निर्देशक थे। तो आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए आपसे कई ऐसे प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कि कौन सा भैया जो पुरावशेष है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कहाँ से पाया गया। जैसे हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से पाया गया, चांदी का मुकुट कहाँ से पाया गया, प्रश्न बनते रहते हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सैंधव पुरा स्थल है जहाँ से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल मिला है। दोस्तों हाथी दांत का पैमाना हमें किस पुरा स्थल से मिला है दोस्तों, वह मिला है लोथल से। जी हाँ दोस्तों, लोथल से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, हाथी दांत के पैमाने की। लोथल वही क्षेत्र है जहां से हमें प्रथम बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ऊंट की हड्डियां और 7 अग्निकुंड कहां से जानकारी में है दोस्तों। तो ऊंट की हड्डियां और 7 अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, यह मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले दोस्तों, कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियां और क्या मिले हैं, 7 अग्निकुंड के प्रमाण भी दिखाई देते हैं। वहीं पर शल्य चिकित्सा की बात आती है दोस्तों, तो शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें कहां पर दिखाई देते हैं, तो शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगा 2 स्थानों पर दिखाई देते हैं, जहां पर में एक मानव खोपड़ी मिली है जहां पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण को वह दर्शाती है। तो दोस्तों शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। वहीं पर कभी कभी पूछ देता है कि सूती कपड़े का टुकड़ा, सूती कपड़े का टुकड़ा हमें कहां से मिला है, कॉटन का, जिसे पता चलता है कि उस समय कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सूती कपड़े का टुकड़ा होता था। तो वह होता था दोस्तों, प्रमाण कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहां मिला है, मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। वहीं पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पक्की मिट्टी का हल हमें कहां से मिला है। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था और फसलों के उत्पादन के लिए हल की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा नगर है, सभ्यता के रूप में विकसित है, तो वहां पर सिंपल सी बात है, बिना कृषि के यह सभ्यता विकसित नहीं हो सकती। और कृषि तभी होगी जब वहां पर हल होगा। और ऐसे ही पक्के मिट्टियों के हल हमें कई पुरास्थलों से मिले हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वह है, सबसे पहले आप लोगों को जो जानकारी में होगा, बड़ावली। बड़ावली पुरास्थल से क्या है, हमें पक्की मिट्टी के हल मिला है, साथ में बहावलपुर से भी पक्की मिट्टियों के हल मिले हैं। अब देखिए पक्की मिट्टियों के हल के अलावा भी मुद्राओं, जो वहाँ पे मुहरे हैं या फिर कोई पट्टिका है, वहाँ पर भी हमें ऐसे हलों के अंकन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह भी ध्यान रखें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रश्न कहीं से भी आए, आपको पढ़ के ध्यान से उसका उत्तर देना है। और आज के इस सेशन के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों, कि एक पुस्तक है, बड़ी फेमस बुक है, जिसको आपके राइटर का नाम बताना है। पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। क्या पुस्तक का नाम है, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त, तो वह है मार्टिमर व्हीलर। जी हाँ दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने इस पुस्तक में, जो कि पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मार्टिमर व्हीलर ने किस पुस्तक में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था, उनकी उस पुस्तक का नाम क्या था, तो सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड था। हमने कहा कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो हम बात करेंगे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जितनी भी मेजर फाइंडिंग्स हैं, अर्थात आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनकी। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग मेजर चीज़ों को समझेंगे। देखिए बार बार शब्द आता है दोस्तों अन्नागार का नाम, अर्थात ग्रैनरीज का नाम आता है। दोस्तों अन्नागार ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक हड़प्पी पुरास्थल से ही पाया गया है दोस्तों, यह कई पुरास्थलों से पाया गया है। लेकिन आप लोग पढ़ने के जब दौरान पढ़ते होंगे तो केवल एक ही स्थान नाम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलर है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त कि जो अन्नागार है अर्थात ग्रैनरीज है दोस्तों, यह हड़प्पी सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा साइड से मिला
है, लोथल से मिला है और कालीबंगा से मिला है दोस्तों। तो कौन कौन सा वह आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें ग्रैनरीज के प्रमाण अर्थात अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से। लेकिन दोस्तों इन चारों आर्कियोलॉजिकल साइट में से जो 2 आर्कियोलॉजिकल साइट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है दोस्तों, यहां पर ग्रेट ग्रैनरीज मिली हैं अर्थात महान अन्नागार या बृहद, क्या कहते हैं दोस्तों, अन्नागार, स्नानागार नहीं सॉरी, अन्नागार के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बृहद अन्नागार के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों कि सिंह वाले देवता का प्रमाण हमें कहां से मिला है? आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक श्रृंगी पशु है इसको पवित्र माना गया है, इसको यूनिक माना गया दोस्तों। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जो सिंह वाले देवता का हमें प्रमाण मिलता है दोस्तों, यह कोट दीजी और रहमान ढेरी और पादरी 3 साइट है। कोट दीजी, रहमान ढेरी और पादरी दोस्तों। तो यह तीनों साइट जो हैं तो वहां के हमको जो मृदभांड मिलते हैं, जो वेयर्स मिलते हैं दोस्तों, जो पॉटरी मिलती है वहां के दोस्तों पॉटरी पर अर्थात मृदभांडों पर इस सिंह वाले देवता का हमें अंकन देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी वह साइट है जहां पर सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है दोस्तों? तो कोट दीजी है, रहमान ढेरी है और पादरी है। अगला है प्रश्न दोस्तों कि लकड़ी का ताबूत, कॉफिन ऑफ वुड। तो दोस्तों लकड़ी का जो ताबूत है, कॉफिन है, इसका भी प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है और वह मिलता है हमें हड़प्पा में। सबसे पहले लकड़ी के ताबूत की खोज की गई थी हड़प्पा साइट में, लेकिन हाल ही में जो नवीन खोज हुआ है दोस्तों उसमें राखी गढ़ी में भी दोस्तों हमें लकड़ी के ताबूत का प्रमाण मिला है, वुड ऑफ कॉफिन का प्रमाण मिला है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है दोस्तों कि हाल ही में नवीन शोधों के अनुसार कौन सा वह हड़प्पी पुरा स्थल है जहां से हमें लकड़ी का ताबूत मिला दोस्तों? तो नवीन में मिला है राखी गढ़ी से और पुराने में मिला है दोस्तों हड़प्पा से। आगे बात करते हैं गैंडे की हड्डी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाई, समझने का प्रयास करिएगा। जो हड़प्पा पुरा स्थल है इसमें गैंडे का हमको अंकन दिखाई देता है, लेकिन गैंडे की जो हड्डी है मेरे भाई, गैंडे की जो हड्डी है, जो बोन्स है, यह केवल और केवल कहां से मिलती है दोस्तों? आमरी से मिलती है। गैंडे की हड्डी पूरे हड़प्पी पुरास्थलों में केवल कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो वह आमरी पुरास्थल से प्राप्त हुई है। लेकिन वहीं पर यदि हम कहें कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां के मृत भांडों पर अर्थात पॉटरी पर हमें दोस्तों किसकी चित्रांकन मिली है? दोस्तों गैंडे का चित्रांकन मिला है। तो वह स्थल दोस्तों सोरथुगई। तो सोरथुगई जो पुरास्थल है दोस्तों वहां से हमें गैंडे का चित्रांकन वहां के जितनी पॉटरी है वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वहां की मृत भांडों की विशेषता है दोस्तों किसका अंकन दोस्तों? वह अंकन है गैंडे का। अगला है भैया प्रश्न बड़ा सुना होगा, सूती कपड़े का प्रमाण अर्थात कॉटन जो है वह कहां से मिलता है? तो भैया सूती कपड़े का प्रमाण आप लोग मुख्यतः सुने होंगे मोहनजोदड़ो का नाम। आप जब भी सूती कपड़े का नाम आता होगा तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करता है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो के साथ साथ सूती कपड़े का प्रमाण हमें हड़प्पा और आलमगीरपुर से भी प्राप्त होता है। आलमगीरपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। साथ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हमको किसकी जानकारी मिलती है? सूती कपड़े का प्रमाण मिलता है। दोस्तों देखिए प्रश्न ये आप जानिएगा, मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कपास या फिर कह सकते हैं सूती का प्रमाण मिला है, कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस कपास से बुनकर बनाए गए क्लोथ अर्थात कपड़े का प्रमाण विश्व में सबसे पहले कहां पर प्राप्त किया गया था दोस्तों? तो वह प्राप्त किया गया था मोहनजोदड़ो में। तो सबसे पहला ऐसा एविडेंस जो हमें प्राप्त होता है कि पूरे विश्व में कपास से क्लोथ अर्थात कपड़ा बनाने का प्रमाण दोस्तों वह मिलता है मोहनजोदड़ो से। जबकि कपास का प्रमाण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आरेदार पहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोक्ड व्हील्स, क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पोक्ड व्हील्स बोलते हैं। और इस प्रकार के आरेदार पहिए दोस्तों हमें कहां कहां से देखने को मिलते हैं? तो जो बनावली साइट है वहां से, राखी गढ़ी से और भीरना से। भिर्राना भी कभी कभी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
लीजिएगा, बणावली, राखीगढ़ी और भीरना से हमें क्या मिलते हैं? आरेदार पहिए के प्रमाण अर्थात स्पोक्ड व्हील के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं। हम लोग बार बार नाम लेते हैं कालीबंगा कालीबंगा। यदि मेरे दोस्त कालीबंगा के अलावा पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाउड फील्ड है, जो जूते हुए खेत का प्रमाण दोस्तों कालीबंगा में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में हमें सोर्थोगई में भी दोस्तों जूते हुए खेत का प्रमाण अर्थात प्लाउड फील्ड का भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों मिट्टी का हल अर्थात टेराकोटा के साथ का हल दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिलता है? मिट्टी के टेराकोटा मॉडल का हल जो है वह कहां से मिलता है मेरे भाई? तो सभी लोग बार बार बणावली कहते हैं दोस्तों, तो बणावली के अलावा बहावलपुर भी एक हड़प्पन साइट है जहां से हमें मिट्टी के हल की प्राप्ति होती है। अभी तक आप जान रहे थे बणावली, दोस्तों बणावली के अलावा जो बहावलपुर है वहां से भी दोस्तों हमें मिट्टी के हल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों मनके का कारखाना जिसको हम लोग बोलते हैं बीड की फैक्ट्री। बीड की फैक्ट्री की फाइंडिंग कहां से की गई? जैसे ही बीड की फैक्ट्री की बात की जाती है आप लोगों के मन में तुरंत स्ट्राइक करता है चनहुद्रो। सही भी है, लेकिन दोस्तों चनहुद्रो के अलावा लोथल और बगसरा यह जो दोनों साइट हैं यहां से भी दोस्तों हमें जो है बीड के फैक्ट्री अर्थात मनके के बनाने की कारखाना अर्थात बीड फैक्ट्री का जानकारी प्राप्त होता है। चनहुद्रो तो है ही फेमस, लेकिन लोथल और बगसरा से भी दोस्तों हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अपने आप में कृषि के इंपॉर्टेंस से कि कौन सा ऐसा हड़प्पन साइट है जहां पर हमें एक साथ दो फसलों के उगाने का प्रमाण मिलता है मेरे दोस्त। तो वह साइट है कालीबंगा और दूसरी साइट है पिराक। कौन सी साइट है मेरे भाई? पिराक और कालीबंगा दो ऐसी साइट हैं जहां से हमें एक साथ दो फसलों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। और यह जो पिराक साइट है दोस्तों यह बलूचिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। और पिराक के अलावा कालीबंगा से भी दोस्तों हमें एक साथ दो फसलों के उगाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है कि भैया युग्म समाधान की जानकारी हमें कहां से मिलती है मेरे दोस्त? तो युग्म समाधान की जानकारी हमें लोथल से मिलती है। लोथल से 3, कालीबंगा से 1 और राखीगढ़ी से 1। तो दोस्तों सबसे अधिक युग्म समाधान की प्राप्ति हमें लोथल से हुई है। 3 युग्म समाधान मिले हैं, कालीबंगा से 1 मिला है और राखीगढ़ी से भी 1 मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि राखीगढ़ी में जो युग्म समाधान है यह प्रेमी प्रेमिकाओं के हैं। किसके हैं? पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिकाओं का लोग मानते हैं इस राखीगढ़ी वाले में। खैर इतना प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, प्रश्न यह पूछ सकता है कि सबसे अधिक युग्म समाधान किस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं मेरे भाई? तो वह मिले हैं लोथल से। 3 ऐसे साइट हैं जहां से हमें युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का वर्तमान में एक्सकेवेशन कौन कर रहा है? तो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भैया कि अग्निकांड मतलब कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जिनके पतन के कारण हमें अग्निकांड का पता चलता है मेरे भाई? तो अग्निकांड का प्रमाण हमें कोटदीजी, गुमला, आमरी और नौसारी 3 ऐसे 4 ऐसे पूरा स्थल दोस्तों जहां से हमें उनका पतन का कारण अग्निकांड का पता चलता था। आग के कारण उनका क्या हुआ था? पतन हुआ था, उनका विनाश हुआ था। वो आर्कियोलॉजिकल साइट कौन कौन सी हैं? तो कोटदीजी है, गुमला है, आमरी है और नौसरी है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं भैया कि आप लोगों ने सुना होगा फायर अल्टर्स के बारे में, अग्निकुंड के बारे में, या फिर उसको यज्ञ वेदी भी कहते हैं। तो अग्निकुंड कह लें या फिर यज्ञ वेदी कह लें दोस्तों मेरे, तो इसका प्रमाण कहां कहां से मिलता है? देखिए कालीबंगा से तो मिलता ही है, कालीबंगन से, बणावली से मिलता है, लोथल से मिलता है, संघोल से मिलता है, राखीगढ़ी से मिलता है। एक आध दो अन्य साइट भी हैं जहां से हमें अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है। 2 ऐसी साइट हैं जो कालीबंगा और बणावली हैं। इनमें से यह जो दोनों यहां पर यज्ञ वेदी हमें मिलती है दोस्तों, यह यज्ञ वेदी सामुदायिक महत्व की प्रतीत होती हैं। क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या, इनकी आकार वे आधार पर ऐसा विद्वानों का मत है कि जो कालीबंगा और बणावली की यज्ञ वेदियां प्राप्त हैं, अग्निकुंड प्राप्त हैं दोस्तों, यह सामुदायिक महत्व की प्रतीत होती हैं। तो प्रश्न कैसे भी पूछे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं।
अगला है मेरे भाई कि मिट्टी के बर्तन के निर्माण के लिए भट्ठे की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, अर्थात जहां से मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था। तो मेरे दोस्त ऐसे भट्ठों की जानकारी हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से और नवसारो। तो कुल 4 ऐसे महत्वपूर्ण साइट हैं जहां से दोस्तों हमें मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के भट्ठे मिलते हैं। वह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और नवसारो साइट दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इन साइट से क्या मिलता है, तो मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के भट्ठे मिलते हैं। अगला है मेरे भाई कि प्राक हड़प्पीय चरण से, अर्थात हड़प्पा के प्रारंभिक चरणों से ही कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर हमें किलेबंदी अर्थात रक्षा प्राचीर के निर्माण के साक्ष्य दिखते हैं। आप सभी को जानना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है उसका रक्षा प्राचीर या फिर किलेबंदी। लेकिन दोस्तों जो अधिकांश हमें हड़प्पन साइट्स दिखते हैं उनमें विकसित जो हड़प्पा का सभ्यता का जो फेज है, जो मेच्योर हड़प्पन फेज है दोस्तों, वहां से हमें किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, हड़प्पन साइट हैं जहां से हमें प्रारंभिक चरण में ही किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। तो वह है आपका रहमान ढेरी, कोट दीजी, कालीबंगा और बनावली। तो कौन कौन सा है दोस्तों, रहमान ढेरी है, कोट दीजी है, कालीबंगा है और बनावली है दोस्तों। साथ में आपको यह भी जानना चाहिए महत्वपूर्ण रूप से कि रहमान ढेरी वह पुरास्थल है जहां पर हमें विश्व में प्राचीनतम हड़प्पाई नगर है, जहां से हमें नियोजित ग्रिड अर्थात ग्रिड पैटर्न पर जो सड़कों का निर्माण किया गया था एवं आवासीय जो संरचना थी, यह हड़प्पी पुरास्थल में प्राचीनतम प्रमाण इसका कहां से मिलता है दोस्तों, तो यह इसी रहमान ढेरी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियोस के माध्यम से भाग 1 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेषों, उनकी प्राप्ति स्थलों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी और हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।